गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं कि वह क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है, एक खगोलीय दूरदर्शी के अविदृश्यक तथा नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 200 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। एक खगोलीय दूरदर्शी है जिसके अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां दे रखा है। पूछ रहा है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की दूरी पर बने, दूसरा तथा अनंत पर बनता है, दोनों दशाओं में दूरदर्शी के आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। दोनों दशाओं में आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि दोनों दशाओं में आवर्धन क्या होगा। तो पहले को करेंगे। पहला लिखेंगे, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो खगोलीय दूरदर्शी के आवर्धन का सूत्र होगा कैपिटल M इक्वल टू माइनस F0 बटे F कोष्टक में 1 प्लस D बटे F 1 बटे ये यहाँ पे होगा, ये 1 होगा, 1 प्लस F बटे D। ये क्वेश्चन, ये इसका फार्मूला है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें F0 का कितना मान है। F0 अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है। F0 की वैल्यू कितना दिया, 200 सेंटीमीटर दिया। Fe नेत्रिका की कितना दिया, Fe का कितना दिया, 5 सेंटीमीटर दिया। D क्या होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। D बराबर कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ D बराबर 25 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, ये सारी वैल्यू को इस फार्मूले में रख देते हैं। जब इस सारी वैल्यू को इस फार्मूले में रखेंगे तो आएगा M इक्वल टू माइनस F0 का वैल्यू 200, Fe की वैल्यू 5 कोष्टक में 1 प्लस Fe की वैल्यू 5 और यहाँ पे आएगा 25। और इसको सॉल्व कर देते हैं। ये 5 से 200 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20, ये 40 आ जाएगा। 40 पच्चे 200, कोष्टक में 5 को 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 1/5 हो जाएगा और 1/5 ये 5 हो जाएगा और 5 एकम 5 और 1 6। यानी इसको जब हल करेंगे तो 6 बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये माइनस पहले से ही सूत्र में है। और ये 5 से 40 को काटेंगे तो 8, 8 6 48 माइनस 48 सेंटीमीटर। पहली दशा में आवर्धन कितना होगा, तो माइनस 48 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर निकल के आ गया कि जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन कितना आएगा, माइनस 48 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन का सूत्र होता है M बराबर माइनस F0 बटे F कोष्टक में 1 प्लस Fe बटे D। D क्या है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो स्वस्थ आंख के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। इन तीनों मानों को हमने रख के इसमें कैलकुलेट कर लिया। मान कितना आ गया, माइनस 48 सेंटीमीटर। अब दूसरा कंडीशन पूछ रहा है कि जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने। तो अनंत के लिए क्या करेंगे, इस फार्मूले में D की जगह इनफाइनाइट रख देंगे। जब D की जगह इनफाइनाइट रख देंगे तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी और तब हमारे आवर्धन का फार्मूला क्या आ जाएगा, M बराबर माइनस F0 बटे Fe आ जाएगा। ये माइनस रहेगा, क्यों, क्योंकि देखिए मैं इसको सॉल्व करके बता दे रहा हूं कि ये 1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे Fe, D क्या रख देंगे, इनफाइनाइट। तो हम Fe की वैल्यू 5 रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे M बराबर F0 की वैल्यू हो गई 200, Fe की वैल्यू हो गई 5 और ये आ गया 1 प्लस 5 बटे इनफाइनाइट। 5 बटे इनफाइनाइट का मान 0 हो गया। तो हमारा M बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि 200 बटे 5 और काटेंगे तो M बराबर आ जाएगा माइनस 40 सेंटीमीटर। ये हमारा दूसरे कंडीशन में आंसर आ गया कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो उस दशा में सूक्ष्म दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता कितना आएगा, M बराबर माइनस 40 सेंटीमीटर आएगा।
इसको हम लोग डायरेक्ट भी करते, डायरेक्ट भी ऐसे सूत्र लिख सकते थे। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जब प्रतिबिंब अनंत बनेगा तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता आप ऐसे निकालेगा, m बराबर माइनस एफ नॉट बटे एफ। इस फार्मूले से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। मैंने इसी फार्मूले में डी की जगह इनफाइनाइट रख के सॉल्व कर दिया तो भी हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं कुछ और इस पर आगे टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। आइए अगला है बूस्टर का नियम। वेरी इंपॉर्टेंट है बूस्टर का नियम। बूस्टर का नियम होता है जब किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, मतलब जब किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर कोई प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। इस संबंध को बूस्टर का नियम कहते हैं। मान लेते हैं कि माना ध्रुवण कोण आईपी है तथा पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक n हो तो इसे n बराबर 10 IP से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इस संबंध को हम क्या कहते हैं, बूस्टर का नियम कहते हैं। n बराबर 10 IP। मेलस का नियम, इसमें अब अगला टॉपिक है मेलस का नियम। ये पोलेराइड वाले ही चैप्टर से है। मेलस का नियम, जब किसी ध्रुवक से आने वाला पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर गिरता है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक की ध्रुवण दिशा तथा विश्लेषक पर आपतित प्रकाश के वेक्टर के बीच के कॉस थीटा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। इस संबंध को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, I बराबर I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। I नॉट क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है, तीव्रता। और जो ये थीटा है वो ध्रुवण की दिशा और विश्लेषक के बीच का क्या है, कोण है। थीटा क्या होता है, ध्रुवण की दिशा, ध्रुवण की दिशा व विश्लेषक के बीच का कोण, विश्लेषक के बीच का कोण है। I बराबर I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा को मेलस का नियम कहते हैं। n बराबर 10 IP को बूस्टर का नियम कहते हैं। इसको आप बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आपको परीक्षा में आए तो बिना डाउट के आप इसको क्या करें, लिख सके। थोड़ा सा एक और मैं टॉपिक लेके आऊंगा, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला टॉपिक है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। बड़ा इंपॉर्टेंट है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ये लगभग प्रत्येक साल परीक्षा में पूछा जाता है। ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इसको हम बड़े आराम से अभी इसको 2 मिनट में क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए क्या होता है, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत, कोई माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से जब तरंगे निकलती हैं तो वे स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम में उस तरंग के कण कंपन करने लगते हैं। यदि सभी कण कंपन की समान कला में हो तो इस पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं और तरंगाग्र पर प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में संचरित होने लगती हैं और ये नई तरंग, इन नई तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और ये द्वितीयक तरंगिकाएं प्राथमिक तरंगों के चाल से ही आगे बढ़ती हैं। इसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। मैं थोड़ा इसको फिगर के माध्यम से भी क्लियर करना चाहूंगा। देखिए मान लीजिए S1 ये तरंग स्रोत है, यहाँ से तरंगे इस दिशा में निकली, इस दिशा में निकली और इस दिशा में निकली। मान लीजिए कि यहाँ पे ये कण 1 हो गया, यहाँ पे कण 2 हो गया, कण 3 हो गया, कण 4 हो गया, यानी ये तरंगे हैं।
ये तरंग 1, 2, 3 और 4, ये तरंग, ये कण हो गए, ये 4 तरंगे हो गई, यहां से निकली। तो ये देखिए, जब ये कंपन करने की समान कला में होंगे तो इस पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे? तरंगाग्र बोलेंगे, तरंगाग्र बोलेंगे। ये S1 स्रोत है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि S1 क्या है? ये स्रोत है। यहाँ से तरंगे निकली, चारों दिशाओं में तरंगे निकलेंगी, और जहां पे कंपन करने की समान कला में होंगी उसे तरंगाग्र कहेंगे। और यहाँ से फिर तरंगिकाएं, यहाँ पे नई तरंगिकाएं निकलती हैं, और यहाँ पे ये नई जब तरंगिकाएं निकलेंगी तो इन तरंगिकाओं को ही हम कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। द्वितीयक तरंगिकाएं 1, 2, 3 और ये 4 ये द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। और ये भी यहाँ पर भी एक समान हो गए तो ये भी तरंगाग्र हो गया, ये भी एक तरंगाग्र हो गया। और इनको हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं भी प्राथमिक तरंगों की चाल से ही आगे बढ़ती हैं या सभी दिशाओं में फैलती हैं, निकलती हैं, संचरित होती हैं। तो इस सिद्धांत को हम द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। और ये जो इस प्रकार गोल रचना बन रही, इसको गोलीय तरंगाग्र कहेंगे। जब तरंगाग्र समतल होगा तो उसे समतल तरंगाग्र कहेंगे। अगर इन बातों को आप लिख देंगे तो सर्टेन है कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत 4 नंबर का क्वेश्चन है, और 4 मार्क्स बड़े आराम से आप प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो आप इस तरह से फिगर बना के भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 2 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। और हमारी वीडियो को पॉज करके 1 से 2 बार देख लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, इसका फायदा सभी को मिल जाए परीक्षा से पहले। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।